मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 7 के बारे में। धारा 7 बात करती है अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति, यानी अंतरण करने के लिए कौन सा व्यक्ति सक्षम है। पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। Persons competent to transfer. Every person competent to contract and entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer such property either wholly or in part and either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। यानी कि हर व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो, ऐसा व्यक्ति जो कि संविदा करने के लिए सक्षम हो, कॉम्पिटेंट हो और अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो, और उसका जो संपत्ति को अंतरण कर रहा है उसका हकदार हो, उसका स्वामी हो या उसका हकदार हो, या अंतरणीय संपत्ति के जो उसकी अपनी नहीं है, यानी वो उसका हकदार नहीं है, खुद की नहीं है, वयन करने के लिए प्राधिकृत हो, यानी उसको उस संपत्ति का डिस्पोज करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। ऐसी संपत्ति का जो अंतरण है पूर्णतः हो सकता है, यानी कंप्लीट प्रॉपर्टी का अंतरण हो सकता है, भागतः हो सकता है, यानी आंशिक उस संपत्ति का अंतरण हो सकता है, उस संपत्ति के कुछ हिस्से का ट्रांसफ़र हो सकता है, तथा आत्यंतिक रूप से हो सकता है, यानी एब्सोल्यूट रूप से पूरी संपत्ति का ट्रांसफ़र हो सकता है, या सशर्त हो सकता है। उस संपत्ति का जो ट्रांसफ़र है वो किसी कंडीशन के साथ हो सकता है, कोई शर्त हो सकती है संपत्ति के ट्रांसफ़र के साथ में, या उन परिस्थितियों में या उतनी विस्तार तक और उस प्रकार से भी उस संपत्ति का अंतरण हो सकता है जो किसी भी तत्समय प्रवत विधि द्वारा अनुज्ञात और विहित हो। जैसा कि तत्समय प्रवत कोई विधि है, कोई कानून है, उस कानून के द्वारा उसको परमिट किया गया हो उस प्रकार के संपत्ति के अंतरण को, या उस प्रकार का उन परिस्थितियों या उस विस्तार तक विहित किया गया है कि किन परिस्थितियों में या किस प्रकार से संपत्ति का अनुकरण किया जाएगा, तत्समय प्रवत विधि के अनुसार करने के लिए सक्षम है। हर व्यक्ति सक्षम है जो कि हमने देखा सक्षम भी हो, उस संपत्ति का हकदार हो, हकदार नहीं तो प्राधिकृत हो, वो व्यक्ति उस संपत्ति का पूर्ण रूप से, भागतः या आत्यंतिक रूप से, एब्सोल्यूट रूप से या सशर्त या किस विस्तार तक उस संपत्ति का अंतरण कर सकता है जो कि तत्समय प्रवत विधि के द्वारा अनुज्ञात हो और विहित हो। यानी कि संपत्ति अंतरण कौन कर सकता है, हु में ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। अधिनियम की उपरोक्त धारा में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जो अंतरण करने के लिए एक व्यक्ति में होनी चाहिए, अर्थात किसी व्यक्ति के अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति को उपरोक्त धारा के अनुसार निम्नलिखित शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है। कौन कौन सी शर्तें हैं उसके लिए जो संपत्ति का अंतरण कर सकता है? करता संविदा करने के लिए सक्षम हो। संविदा करने के बारे में हमें पता है कि संविदा अधिनियम 1872 के प्रावधान लागू होते हैं टीपी एक्ट के अंतर्गत भी। तो यहाँ पर यह है कि अंतरणकर्ता संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। अंतरणकर्ता अंतरित संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, या तो वो स्वामी हो अथवा अंतरित करने के लिए उसको अधिकार दिया गया हो, प्राधिकृत किया गया हो। उक्त संपत्ति का अंतरणकर्ता उन्हीं परिस्थितियों में उसी सीमा तक तथा उसी रीति से जो तत्समय प्रवत विधि द्वारा अनुज्ञात हो कर सकता है, जो कि विधि ने या कानून ने जिस प्रकार से कहा है या जिस प्रकार की रीति बताई गई है या क्या कानून के अनुसार ही वो संपत्ति का अंतरण कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि संविदा करने के लिए सक्षम कौन है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है। कौन कौन से व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है? जो उस कानून के अनुसार जिसकी कि वह अधीन है वयस्क हो। पहली क्या है कि वयस्क होना चाहिए, उस व्यक्ति को मेजर होना चाहिए। जो दूसरी है जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, साउंड माइंड हो, जिसको पता हो कि वो जो
बात बोल रहा है या जो कार्य कर रहा है उसका परिणाम क्या है, या वो तथ्यों को पूर्ण रूप से जानने की स्थिति में हो। जो किसी ऐसे कानून द्वारा जिसके वह अधीन है संविदा करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो कि उसको किसी कानून के द्वारा उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है कि वो उस प्रकार की संविदा नहीं कर सकता या संविदा करने के लिए वो योग्य नहीं है। वयस्कता विधि के द्वारा अल्पवयस्क के संदर्भ में यह माना जाता है कि उसमें समझने की उम्र प्राप्त नहीं की है। यानी कि अल्पवयस्क या अल्पवयस्कता किसे कहा जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर सोचने विचारने की क्षमता या समझ जो है उसकी वो डेवलप नहीं हुई है, इसलिए उसे संविदा करने के लिए असक्षम घोषित किया गया है। किसी संविदा के लिए सहमति वही व्यक्ति दे सकता है जिसने वयस्कता की उम्र प्राप्त कर ली है या जो कि मेजर हो गया है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पर वयस्कता प्राप्त करता है। यानी कि जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 है उसकी धारा 3 में कहा गया है कि मेजर व्यक्ति या वयस्क व्यक्ति कौन होता है, वह व्यक्ति होता है जिसने 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन यदि किसी अवयस्क का संरक्षक और प्रतिपालक अधिनियम 1890 के तहत नियुक्त किया गया है, यदि 1890 का जो प्रतिपालक और संरक्षक अधिनियम है उसके तहत अगर किसी अवयस्क का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया है तो वहाँ पर उसकी जो वयस्कता प्राप्त करने की जो आयु होगी वो 18 वर्ष नहीं होगी, वहाँ पर उस व्यक्ति की वयस्कता की जो आयु होगी वो 21 वर्ष होगी। यदि भारतीय वयस्कता अधिनियम यदि संरक्षक और प्रतिपालक अधिनियम 1890 के तहत यदि कोई संरक्षक नियुक्त किया जाता है तो वहाँ पर वयस्कता की उम्र 18 वर्ष न होकर वहाँ पर वयस्कता की उम्र 21 वर्ष होती है। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह अभी निर्धारित कर दिया कि भारत में अवयस्क के साथ की गई संविदा शून्य होती है। मोहरी बीबी के बाद में कहा गया है कि भारत में अगर किसी अवयस्क के साथ संविदा की जाती है तो वो संविदा शून्य होती है, क्योंकि अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होता। अतः अवयस्क द्वारा किसी संपत्ति का अंतरण न केवल शून्य करणीय होता है बल्कि वो शून्य होता है। वो शून्य करणीय नहीं होता, वो वही ab initio होता है, शून्य होता है, शुरुआत से ही शून्य होता है। उस स्थिति में जब कोई अवयस्क कपटपूर्वक अपने को वयस्क बताते हुए अपनी संपत्ति को अंतरण करने की किसी व्यक्ति के साथ संविदा करता है तो भी ऐसी संविदा शून्य मानी जाती है। यदि कोई अवयस्क व्यक्ति जो होता है अपने आप को वयस्क बताकर उसकी संपत्ति का अंतरण कर देता है तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति में भी ऐसी संविदा को शून्य ही माना जाएगा। परंतु अव्यवस्था अंतरीति के रूप में निर्योग्यता नहीं मानी जाती, लेकिन ये तो ट्रांसफरर के रूप में निर्योग्यता है, अंतरक के रूप में नियोग्यता है। लेकिन अंतरीति के यदि कोई संपत्ति उस अवयस्क को ट्रांसफ़र की जाती है तो वहाँ पर यह निर्योग्यता नहीं है। उस अवयस्क को अवयस्क अंतरीति हो सकता है, ट्रांसफरी हो सकता है, उसको अवयस्क को कोई संपत्ति ट्रांसफ़र की जा सकती है। अर्थात अवयस्क के पक्ष में संपत्ति का अंतरण हो सकता है, लेकिन अवयस्क जो व्यक्ति होता है वो किसी को संपत्ति अंतरित नहीं कर सकता है, खुद तो ग्रहण कर सकता है संपत्ति। मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए उस व्यक्ति को। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति संविदा अथवा किसी संपत्ति के अंतरण के लिए असक्षम है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 12 के अनुसार संविदा करने के उद्देश्य से एक व्यक्ति स्वस्थ चित्त वाला कहलाएगा यदि संविदा करते समय वह उसे समझने योग्य हो। स्वस्थ चित्त कब कहेंगे? जब वो संविदा हो रही है तो उस जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको समझने के योग्य हो और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में विचारणीय फैसला लेने में सक्षम हो। वो एक विचारणीय फैसला ले सकता हो, अपने हितों पर प्रभाव जो पड़ रहे हैं उनके बारे में समझ रखता हो और वो जो ट्रांजैक्शन है उसको समझने योग्य हो। एक व्यक्ति जो अक्सर अस्वस्थ चित्त रहता है लेकिन कभी कभी स्वस्थ चित्त रहता है तो वह स्वस्थ चित्त रहने के दौरान संविदा कर सकता है। एक व्यक्ति जो है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है और कभी कभी मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है, तो जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है तब वो संविदा कर सकता है। जब कोई व्यक्ति मंद बुद्धि का है, अपने कार्यकलापों की व्यवस्था करने में असक्षम है, वह अपने आप पागल की संज्ञा में नहीं आ जाता।
तो वो अपने आप के पागल की संज्ञा में नहीं आ जाता। यानी जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है, अगर वो अस्वस्थ चित्त है या अनसाउंड माइंड की उसकी कंडीशन है, तब वो संविदा नहीं कर सकता। लेकिन वो कभी कभी अगर स्वस्थ चित्त हो जाता है तब वो संविदा कर सकता है। एक व्यक्ति जो अक्सर स्वस्थ चित्त रहता है लेकिन कभी कभी अस्वस्थ चित्त रहता है, तो वह अस्वस्थ चित्त रहने के दौरान जब वो अनसाउंड माइंड की कंडीशन में आ जाता है या जब वो अस्वस्थ चित्त रहने के दौरान वो संविदा नहीं कर सकता। संविदा अधिनियम की धारा 12 से स्पष्ट है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति संविदा करने के लिए असक्षम है। यदि कोई व्यक्ति क्षणिक रूप से या अस्थायी समय के लिए स्वस्थ चित्त है तो वो संविदा नहीं कर सकता। इसके पीछे आधार यही कि संविदा करने वाला व्यक्ति संविदा के संदर्भ में एवं संविदा से उसके हित पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझता हो तो वह संविदा करने के लिए सक्षम है, तथा तब ही वह किसी संपत्ति के अंतरण के योग्य हो सकता है। यानी संपत्ति का अंतरण एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति कर सकता है जब उसकी स्वस्थ चित्त की मानसिक स्थिति हो। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है संविदा करने के लिए सक्षम, उसमें है कि कानून द्वारा निर्योग्य न घोषित किया गया हो। यदि किसी व्यक्ति को कानून के द्वारा जिसके वह अधीन है संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो ऐसा व्यक्ति संविदा व अंतरण के लिए सक्षम नहीं है। ना वो संविदा कर सकता है, ना ही ऐसा व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है जिसको कानून के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया संविदा करने के लिए। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति यदि उसकी संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट द्वारा संचालित है तो वो अपनी संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कानून के द्वारा उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 130 के अनुसार कोई कलेक्टेड निर्णय ऋणी की संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। जिस प्रकार से हमने देखा था कि जो जज होता है वो अपनी वकील होता है, वो अपनी जो पार्टी होती है या जो अपना जो क्लाइंट होता है या जज जिस केस की सुनवाई कर रहा है उस संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जैसे नीलामी की जो संविदा होती है तो नीलामी करने वाला उस संपत्ति को स्वयं के लिए अंतरित नहीं कर सकता। अंतरित संपत्ति अंतरणकर्ता के प्राधिकार में जिस संपत्ति का अंतरण कोई व्यक्ति करने जा रहा है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अंतरित संपत्ति का स्वामी हो। यानी संपत्ति का अंतरण कौन कर सकता है? स्वामी कर सकता है, जो उसका मालिक है वो कर सकता है। यदि वह उस संपत्ति का स्वामी न हो तो उसे संपत्ति के असली स्वामी द्वारा उस संपत्ति के अंतरित करने के लिए अधिकारित कर दिया गया हो। या तो संपत्ति का जो ट्रांसफर है वो स्वामी कर सकता है या उसके द्वारा जो आधिकारिक व्यक्ति नियुक्त किया गया है वो कर सकता है। जैसे कि एजेंट होता है, ऑफिशियल रिसीवर होता है, व्यवस्थापक होता है, निष्पादक होता है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स या दिवालिये की संपत्ति का ऑफिशियल लिक्विडेटर ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति है जो कि संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो खुद उस संपत्ति को मतलब खुद नहीं खरीद सकते। संपत्ति का अंतरण ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति कर सकते हैं क्योंकि उनको जो संपत्ति का जो स्वामी था उनकी तरफ से प्राधिकृत किया गया है या कोर्ट ने उनको नियुक्त किया है। संपत्ति का अंतरण अंतरणकर्ता उन्हीं परिस्थितियों में उसी सीमा तक तथा उसी रीति से जो कि विधि के द्वारा अनुज्ञात हो, जो कि विधि जिस प्रकार से संपत्ति के अंतरण करने की परमिशन देती है या विधि के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसी के आधार पर संपत्ति का अंतरण किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यानी उन्हीं परिस्थितियों में किया जाएगा जो विधि के अनुसार हो, उसी सीमा तक किया जाएगा और उसी रीति से किया जाएगा जो कि कानून के द्वारा अनुज्ञात हो, विधि के द्वारा अनुज्ञात हो। यदि कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम हो तथा अंतरित संपत्ति या स्वामी या अंतरण के लिए प्राधिकृत हो तो वो उस संपत्ति का अंतरण पूर्ण रूप से या अंशतः कर सकता है, बिना शर्त के या शर्त सहित उन्हीं परिस्थितियों में तथा उसी सीमा के तहत तथा उसी प्रकार से कर सकता है जैसा कि तत्समय प्रवृत्त विधि उसे प्राधिकृत करती है। अर्थात वह विधि जिसके की वह अधीन है संपत्ति अंतरण के लिए कोई सीमा या विशेष परिस्थितियां निर्धारित करती है तो वह व्यक्ति उसी सीमा और उसी परिस्थिति में संपत्ति का अंतरण कर सकता है जो कि विधि ने वहाँ पर बताई गई है। उदाहरण के लिए हिंदू विधि में संयुक्त परिवार का कर्ता सहदायी की संपत्ति का अंतरण बिना अन्य सहदायियों की सहमति के नहीं कर सकता। ये जनरल नियम है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है विधि ने फिर भी अनुज्ञात किया है ट्रांसफ़र को, लेकिन विधि का आवश्यकता होने पर संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। अर्थात कर्ता को अपने द्वारा किए अंतरण को वैध होने के लिए विधि का आवश्यकता की परिस्थिति सिद्ध करनी होगी कि मुझे यहाँ पर लीगल नेसेसिटी थी, विधि का आवश्यकता थी और यहाँ पर संपत्ति का अंतरण करना बहुत आवश्यक था। इसलिए ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर वो ये साबित कर देता है कि विधि की आवश्यकता थी तो ऐसे तब कर्ता बिना सहदायियों की सहमति के भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है।
1956 से पूर्व हिंदू विधि में हिंदू विधवा का अपने मृतक पति की संपत्ति पर सीमित अधिकार होता था। 1956 से पूर्व जो हिंदू विधि थी वहाँ पर हिंदू विधवा का अपने मृतक पति की संपत्ति पर अधिकार होता, वो सीमित ही होता था, जिसका अभिप्राय यह होता था कि वह संपत्ति का उपभोग कर सकती थी पर अंतरण नहीं कर सकती थी। ऐसा संपत्ति का अंतरण विधवा द्वारा एक विशेष परिस्थिति, वैदिक आवश्यकता जैसे पुत्री के विवाह के लिए किया जा सकता था। तो यहाँ पर ये विधि के द्वारा अनुज्ञात था, तो वहाँ पर इस प्रकार का अंतरण किया जा सकता था। ये सब जो केसेज हैं वो विधि के द्वारा अनुज्ञात है या विधि ने परमिशन दी है तभी किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार किसी संपत्ति के अंतरण के लिए परिस्थितियों, सीमाएं तथा रीति किसी भी अधिनियम, व्यक्तिगत विधि द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। ठीक है। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत एक जो वैध अंतरण होता है, एक जो लीगल ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। यानी कि पहली शर्त यह है कि संपत्ति अंतरणीय हो, ऐसी संपत्ति हो जिसका अंतरण किया जा सकता है। अंतरण करने वाला व्यक्ति अंतरण करने के लिए सक्षम हो, जैसा कि धारा 7 में कहा गया है। अंतरण किसी विधिपूर्ण व मान्य उद्देश्य तथा प्रतिफल के लिए किया गया हो। जिस व्यक्ति को अंतरण किया गया है अर्थात अंतरिति को विधि द्वारा निर्योग्य घोषित नहीं किया गया हो। अंतरण उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं सीमाओं के अंतर्गत या उसी प्रकार से किया जाना चाहिए जो कि विधि द्वारा मान्य हो। और अंतरण मौखिक या लिखित किसी भी प्रकार का हो सकता है जैसा कि विधि ने अनुज्ञात किया हो। धन्यवाद।